कैसे हो बीड़ू लोग। वेलकम टू कॉस्मिक योगी। आज मैं आपको यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ाने वाला हूँ। ये बहुत आसान चैप्टर है। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप बस ध्यान से सुनिए। हम सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या है। देखो, सबसे पहले तो यूनिट्स क्या है ये समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 5 किलोग्राम, तो मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? मास मेजर कर रहा हूँ। कैसे पता चला? किलोग्राम से। तो 5 मीटर कहता तो क्या कहते हैं आप कि मैं लेंथ मेजर कर रहा हूँ? कैसे पता चला? मीटर से। तो ये किलोग्राम मीटर ये क्या बता रहे हैं कि हम क्या मेजर कर रहे हैं। तो हमें यूनिट्स क्या होते हैं, क्या बताते हैं कि हम क्या मेजर करते हैं, उनके साथ एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड होता है। तो 5 मीटर यानी हमें बता रहा है कि हम लेंथ मेजर कर रहे हैं और उसका वैल्यू 5 है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा कंसेप्ट था। हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अभी कि आगे क्या आने वाला है। तो देखो, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, इनको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? पहले तो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। अब लेंथ अगर आप देखो तो मीटर में गिनते हैं, ऐसा यूनिट आप सबको पता है। मास किलोग्राम सबको पता ही होगा। टाइम सेकेंड्स पता ही है ऑब्वियसली। करंट भी एम्पियर में गिनते हैं, ये भी आपने 9th 10th में पढ़ा ही है। अब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर तो आपने 3 यूनिट सुने होंगे, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो ये याद रखना, जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है इसका। और फिर सीजीएस और अलग यूनिट्स में पता नहीं, हम दूसरे यूनिट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो हमारा फ़ारेनहाइट है या सेल्सियस स्केल है, वो ब्रिटिश लोगों ने या फिर उस टाइम पे उस तरह से डेवलप हुए हैं मेजरमेंट के लिए। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड पूरे इंटरनेशनली फॉलो करने वाला जो यूनिट है वो है केल्विन टेम्परेचर का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप जरूर पढ़ोगे कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मोल में गिनते हैं हम। एवोगैड्रो नंबर होता है एक, तो उसके बारे में आप पढ़ोगे जरूर। लुमिनस इंटेंसिटी आपने सुना नहीं होगा। तो ये जो होता है इसको कैंडेला में गिनते हैं, आपने सुना भी नहीं होगा। आप आगे इसका ज्यादा काम भी नहीं पढ़ने वाला है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं करने वाले इस पे। ये नहीं आता, ये बस है इसमें, तो ये याद रखो यार। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे भी है कुछ। ये है क्या आ गया, हाँ, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अब ये देखो भाई, ये तो है प्लेन एंगल जो हमारा टीटा होता है, साइन टीटा कॉस टीटा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल्स टू 1, वो याद आ गया ना? वही है ये बस। ये रेडियन में गिनते हैं इसको। आपने तो डिग्री में लिखा होगा। रेडियन क्या है? 2 पाई रेडियन, ये तो स्टैंडर्ड यूनिट से ऐसा यूनिट है। तो जब पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है कोई थीटा, तो हो जाता है, हम कहते हैं 2 पाई डिग्री, 2 पाई रेडियन कर लिया। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। तो 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। तो यही कंसेप्ट जो स्पीयर पे लगाते हैं, कि एक पूरा स्पीयर जब कंप्लीट कर दिया एक सॉलिड एंगल में, तो उसको कहते हैं 4 पाई स्टेल रेडियंस कंप्लीट कर दी। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए, ये थेरोटिकल चीजें हैं, थेरोटिकल कंसेप्ट है, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली कोई चीज नहीं है, आपको पता ही होगा क्या है मोस्ट ऑफ द लोगों को पहले से ही। अदर सिस्टम्स एंड यूनिट्स, अब मैंने बताया दूसरे भी सिस्टम्स होते हैं। मीटर में ही लेंथ को मेजर नहीं करते, सेंटीमीटर में भी करते हैं। अगर मान लो कोई चीज मीटर से छोटी होगी तो उसको किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में ही करेंगे। जैसे कोई किलोग्राम है आपके पास, बस 7 ग्राम की कोई चीज है, तो उसको किलोग्राम में गिनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसको ग्राम में ही गिनते हैं। तो ये सीजीएस सिस्टम भी है। ब्रिटिश लोग फुट वाला सिस्टम भी यूज करते हैं, फुट पाउंड सेकेंड्स वाला। तो ये सिस्टम्स भी है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि कोई चीज सीजीएस सिस्टम में दी होगी और आपको उसका वैल्यू गिनना होगा एसआई यूनिट्स में, और या फिर उल्टा भी हो सकता है इसका। तो ऐसे क्वेश्चन सब, एक एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं ऐसा। तो चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब तक तो बहुत बेसिक बेसिक हम चीजें बस रिवाइज कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। अब देखो डेफिनेशंस। तो मीटर की डेफिनेशंस देखो, आपको देख के ही पहले कॉम्प्लिकेट लग रही है कि बाबा अरे बाबा क्या है ये। तो कोई क्रिप्टॉन 86 दिया है, कहना क्या ये डेफिनेशन पता है क्या कह रही है? कि ये क्रिप्टॉन 86 नाम का एलिमेंट है, और ये ऑरेंज लेट रेड लाइट एमिट कर रहा है, मान लो स्क्रीन पे जो पॉइंटर दिख रहा है उसी तरह से। अब ये वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है, तो 1 मीटर को क्या कहा गया है कि इतना, ये एक रैंडम नंबर ऑफ वेवलेंथ इन वैक्यूम।
अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि डेफिनेशंस कैसा होना चाहिए कि कोई आदमी यूरोप में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, वो एक ही डेफिनेशन पे एग्री करे। और नंबर टू, कि ये जो डेफिनेशन हम सेट कर रहे हैं, ये अगर अगले 100 साल बाद अगर कोई आदमी मेजर करे तो उसका वैल्यू चेंज ना हो। तो मान लो क्या है कि ये जो एलिमेंट है, ये अगले 100 साल बाद भी जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है वैसी ही वेवलेंथ एमिट करेगा। कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज तो एलिमेंट्स की चेंज होगी नहीं। तो वैसे ही ये जो मीटर का वैल्यू है, इसका जो आज वैल्यू है वो कल भी वही रहेगा। ये मीटर का जो वैल्यू है, ये अमेरिका में गिनो या यूरोप में गिनो या इंडिया में गिनो, ये सेम ही रहेगा हर जगह पे। अगर मान लो मैं कोई दूसरा डेफिनेशन सेट करता कि मान लो कि ये मेरे पास एक पेन है, हम मैं घोषित कर देता कि ये पेन का जो लेंथ है वही 1 मीटर है। और अगर वो 100 साल बाद डिग्रेड हो गया पेन, तो फिर कैसे पता चलेगा 1 मीटर क्या है? फिर क्या हाफ हो जाएगा वो? तो अगर उसकी लेंथ हाफ हो गई तो मीटर की भी वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस दी गई है कि जो कभी चेंज ना हो, और जो कहीं पे भी गिने हम तो वो एक जैसी आए। तो ये आप देख लेना एक बार डेफिनेशंस ध्यान से। ये बस याद रखने वाली है, आपको ये समझना है कि ये डेफिनेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। बस बाकी याद रखो ये कैसे डिफाइन की गई है, इसके पीछे का लॉजिक तो मैंने बता दिया कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, उसका वेवलेंथ निकालो और फिर इतनी वेवलेंथ को हम लेंगे 1 मीटर। तो वो इसलिए है क्योंकि ये चेंज नहीं होना चाहिए। ये 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी 1 मीटर का वैल्यू ऐसा ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। कैंडेला। ये कैंडेला का भी एक डेफिनेशन देखो, कॉम्प्लिकेटेड ही है किसको। रेडियंस, टेरेडियंस, ये भी एक बार पढ़ लेना आप। पढ़ना अच्छी बात है, ये इतना ज्यादा फोकस जेई वालों को इसमें थोड़ा इतना फोकस नहीं करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना चाहिए। ये टेबल एक बार ध्यान से देख लो, क्या करते हैं बच्चे, पता है क्या करते हैं? ये देखते नहीं है, फिर न्यूमेरिकल मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे मेगा 10⁻6, कुछ बच्चे 10⁻3 लिख देते हैं। फिर ये सारी चीजें, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। कई बच्चे एम को माइक्रो समझ लेते हैं, 10⁻⁻6 लिख देते हैं। ये मिली है, मिली 10⁻³ है। माइक्रो का सिंबल ये होता है। तो ऐसे आता है 10 माइक्रोमीटर, और 10 माइक्रोमीटर का तो उनको लगता है कि हाँ भाई, माइक्रोमीटर का लिखो 10⁻⁻6। और कभी आता है कि 10 एम, तो अब 10 एम क्या हो गया, मिली हो गया, उसको भी माइक्रो ही समझ लेते हैं, उसको भी 10⁻⁻6। तो सारा कंसेप्ट से सॉल्व करते गलत हो जाता है। तो ये याद रख लो एक बार टेबल इस। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो सब बेसिक बेसिक ही है। हाँ भाई चलो, अभी हो गया है चैप्टर स्टार्ट। अभी हमें सीखना है डायमेंशंस क्या होते हैं। यूनिट्स तो सीख लिया क्या होता है, बेसिक ही था। अब डायमेंशन नया नया शब्द सुना है क्या होता है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले क्या है। द डेफिनेशन क्या है इसकी कि द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब्स द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज? मास, लेंथ, टाइम मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। फिर से पढ़ ले क्या, फिर से पढ़ ले। The dimensions of a physical quantity describe the power to which the fundamental quantity like mass, length, time, etc. must be raised to represent the physical quantity। अब इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लो डेंसिटी क्या होता है बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं? लेंथ क्यूब लिखते हैं। और डेंसिटी को फिर कैसे लिख पाएंगे? लेंथ अगर ऊपर चले जाएगा तो मास इंटू लेंथ टू द पावर -3। हम मास को m लिख देते हैं, लेंथ को l लिख देते हैं, और ये -3 को लिख देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं, और इसको डायमेंशन कहते हैं इसका। अब ये डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं कि इसको डायमेंशन कहते हैं। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट में कोई चीज दिखे तो क्या है? वो डायमेंशन है। अब इसको बहुत अच्छे से कब समझेंगे? जब क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। तो डायमेंशन क्या होता है कि जो हमने एसआई यूनिट्स पढ़े, मास, लेंथ, टाइम, उसके फॉर्म में ये जो अलग अलग क्वांटिटीज है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसको उसके फॉर्म में लिखना और स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना कि ये कैसे डिपेंड करता है उसके ऊपर। जैसे ये डेंसिटी लेंथ के क्यूब पे डिपेंड कर रहा था इनवर्सली, तो ये देखो L⁻³ आ गया। मास पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था तो मास आ गया। अब ये टाइम टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता तो टाइम का कोई टर्म ही नहीं है इसमें। ये इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड ही नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट का कोई टर्म ही नहीं है इसमें। तो आप ये कह सकते हो कि डेंसिटी का टाइम से, इलेक्ट्रिक करंट से, लुमिनस इंटेंसिटी से, मोल से, मतलब मोल से तो कोई लेना देना है नहीं इसका, बस दो ही चीजों से लेना देना है, मास और लेंथ।
अब चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक नीचे चीज लिखी है, ये भी ध्यान से देख लो। जो नंबर्स होते हैं ना, या जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जब मैं साइन थीटा कह रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है, मैं क्या मतलब किलोग्राम, साइन थीटा किलोग्राम ऐसा कभी सुना है? साइन थीटा मीटर कभी सुना है? तो ये जो नंबर्स होते हैं जिनके साथ कोई यूनिट लगा ही नहीं है, ये बस न्यूमेरिकल क्वांटिटीज है। तो इनके लिए m⁻0, l⁻0, t⁻0 लिखा जाता है, क्योंकि जो 5 है या पाई है, ये ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, ना इलेक्ट्रिक करंट है, ना कुछ और है। ये नंबर्स है, तो इसके लिए सारे कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स नहीं कहेंगे, एक्सपोनेंट जीरो कर देंगे। तो चलो आगे पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं इस चीज को। अभी देखते हैं क्या आता है। तो जैसे वेलोसिटी बताओ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे गिनते हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ, टाइम क्या होता है? सेकेंड्स में होता है। तो मीटर्स पर सेकेंड यूनिट आ गया इसका। अब मीटर रहता है लेंथ, तो लेंथ का क्या आएगा? l⁻1। सेकेंड्स टाइम, तो l अपॉन टी कैसे लिखेंगे? l t⁻⁻1। और l t⁻⁻1 आ गया। अब m⁻0। अब ये वेलोसिटी में कुछ मास का है क्या? कोई फॉर्मूला में कोई टर्म है क्या? देखो, नहीं है। तो m⁻0। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का कोई टर्म है तो वो भी जीरो लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखा नहीं, ये तीन ही लिखी जाते हैं मेजरली। तो ये हमें पता है कि वेलोसिटी अभी मास पे डिपेंड नहीं करता, मास से लेना देना नहीं, ये इसके फॉर्मूले में है लेंथ और टाइम। तो वैसे आप एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब की यूनिट्स आप देख लो, अभी तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कैसे निकालने हैं। इनके डायमेंशंस कैसे निकालने हैं, सॉरी यूनिट्स तो ये है, यूनिट्स तो आगे बढ़ते चलो। डेंसिटी हमने अभी देखा कैसे निकालना है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा है? L × L × L। 3 बार लेंथ का ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वॉल्यूम आएगा। अब स्पीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। r³ आ गया, वो तो बाकी का नंबर ही है, छोड़ो। r × r × r। r के लेंथ में गिनते हैं उसको, लेंथ ही है ना। ऐसा उसका फील लेने की कोशिश करो कि ये ऐसा क्यों आया है। ठीक है। एक्सेलरेशन हमने देखा, वेलोसिटी अपॉन क्या आया ये देखो, टाइम। अब ये टी ऊपर क्या क्या हो गया? -2 हो गया, एक्सेलरेशन का ये हो गया। ये फोर्स और मोमेंटम के फॉर्मूलाज है, इसको देख लो, ये सारी चीजें बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। हाँ, ये एक मैं चीज आपसे कहना चाहता था कि देखो क्या होता है, कि जैसे वर्क है ना, वर्क का जो ये है, डायमेंशंस है, वो है m l⁻², t⁻⁻²। और एनर्जी का भी डायमेंशन सेम ही है। क्या है कि वर्क डन, जब किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क होता है, तो उसी को हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है, या इस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है, उसने एक एनर्जी गेन की है, लूज की है, या वर्क और एनर्जी में पड़ेंगे। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा सिमिलर क्वांटिटीज है, बस इसको देखने का तरीका अलग है। तो जिन चीजों के डायमेंशन सेम है, तो इट इज पॉसिबल कि हाँ वो चीज एक ही चीज है, उसको उसका उसको डिफाइन करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मैं जेनेरिक स्टेटमेंट ये कह रहा हूँ कि डायमेंशन हमें हिंट देते हैं कि शायद ये दोनों चीजें शायद एक ही चीज है, इनको देखने का तरीका, आप एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो। और जैसे अगर कभी कोई फॉर्मूला एक है कि वर्क को एक साइड का डायमेंशन ये आ रहा है और एक साइड का डायमेंशन ये आ रहा है, तो कंफर्म वो फॉर्मूला गलत है, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में, कभी भी आप वर्क को पावर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेंथ को मास के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे अगर मैं कहूँ कि 5 kg इज इक्वल्स टू 5 मीटर, इस बात का कोई सेंस बना रहा है? कोई सेंस नहीं है इस बात का। तो हमेशा डायमेंशन LHS के और RHS के सेम होने चाहिए। ये हम आगे क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आने वाला है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि यूनिट्स में कन्वर्जन कैसे करते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि 1 मीटर है मेरे पास एक लेंथ, तो वो कितने सेंटीमीटर हुआ? 100 सेंटीमीटर। अब ये कैसे किया मैंने, देखो, एन का वैल्यू होगा 1 और यूनिट क्या है? मीटर। तो N1, तो फर्स्ट सिस्टम वो हम लेते हैं SI यूनिट, तो वो हो गया 1 इंटू हमारा मीटर हो गया, और ये हो गया N2 इंटू सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर यहाँ पे चले जाएगा,
तो ये हो गया 1 × मीटर/सेंटीमीटर। तो N2 का वैल्यू एक्चुअली कैसे आ जाएगा? तो ये देखो, मास वास हम लेंथ की बात कर रहे थे, ये वाली टर्म 2 मिनट के लिए भूल जाओ, यही। तो N2 हमारा आ जाएगा N1 × L1/L2। तो और B का वैल्यू 1 रहेगा इन केस लेंथ की जब बात कर रहे हैं। तो हमारा N2 का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर/1 सेंटीमीटर। अब इज इक्वल 1 मीटर को कैसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो वो 100 यहाँ पे आ जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि N2 का वैल्यू जो है, मतलब सीजीएस यूनिट में जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 100। एक बार फिर से समझो, ये समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, यही चीज मैं गारंटी देता हूँ, पहले पहले कंफ्यूजन होता है कि हमने N1 लिया था एसआई यूनिट में वैल्यू 1 मीटर का, और N2 हमारा आया 100। मतलब एसआई यूनिट में 1 मीटर, जब हम शिफ्ट करेंगे सीजीएस यूनिट में वो होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए भी डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब किसी क्वांटिटी का ये डायमेंशंस हो सपोज, और वो एसआई यूनिट में दी हो, और हमको सीजीएस यूनिट में निकालनी है, N1 जो है वो एसआई यूनिट में क्वांटिटी है, ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है एसआई यूनिट में, और सीजीएस में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है इसको M1/M2, L1/L2, T1/T2, और इसके एक्सपोनेंट्स एज इट इज लिख लेंगे, और इंटू N1। ये होगा हमारा वैल्यू हमारे नए सीजीएस यूनिट में। अगर अगर फुट्स वाली यूनिट में, तो यहाँ पे M2 L2 वो फुट्स वाले यूनिट्स के हिसाब से, फुट्स पाउंड्स उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो हम इसको एक क्वेश्चन की जैसे समझते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, देखो, ये जो न्यूटन का कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसके डायमेंशंस ये होते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू देखो ऊपर क्या है, -1, 3 और 2। अब वही हमारा फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर मैंने पूछा एसआई में इसका वैल्यू आपको पता ही है 6.67 10⁻−11 है। अगर सीजीएस में आपको पूछा कि बताओ सीजीएस में इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? इसका N1 का वैल्यू आपको पता ही है 6.67 10⁻−11 एसआई यूनिट में। आपको सीजीएस वाला निकालना है वैल्यू। और ये आपको पता है कि M1 एसआई में क्या होता है, 1 किलोग्राम। L2 क्या होता है, ऐसा L1 क्या होता है एसआई में, 1 मीटर। और ये सेकेंड सेकेंड होता है, ये तो कट ही जाएंगे, दोनों सेकेंड ही होते हैं। ये होता है सेंटीमीटर, और M2 होता है ग्राम। तो यहाँ पे एक 1000 का फैक्टर आ जाएगा, और यहाँ से एक आ जाएगा हमें 100 का फैक्टर, और ये आखिर में कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻−8 में। तो देखो ये एसआई यूनिट की वैल्यू आ गई N2 की। तो N1 क्या था, न्यूटन कांस्टेंट का एसआई यूनिट में वैल्यू था 6.67 10⁻11, और N2 में देखो क्या वैल्यू आया 6.67 10⁻−8। ये सीजीएस यूनिट में इस न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू ये आता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ये तो मैंने एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आगे हम देखेंगे इस तरह के और भी क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी क्या है तो हमारे पास। अब हमें अगर क्वेश्चन पूछा गया कि देखो ये फॉर्मूला सही है या गलत है। मान लो हमें ये फॉर्मूला दिया गया, आपको पता ही नहीं है क्या ये, एक पेंडुलम का फॉर्मूला है कि टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का। यानी देखिए यहाँ से एक पेंडुलम लटका है, तो ऐसे मूव हुआ एक एंड पोजीशन तक, और फिर वापस मूव हुआ, और फिर वापस जहां था वही आ गया। तो ये जो मोशन है, इसमें कितना टाइम लगा वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, L t⁻²। लेंथ का तो L ही है। अब ये L कट जाएगा, t⁻² ऊपर जाके t⁻², स्क्वायर रूट कट जाएगा, और RHS का डायमेंशन क्या आ गया, t। और LHS का तो t ऑब्वियसली है ही पहले से, यानी RHS का डायमेंशन जो है LHS के डायमेंशन से मैच कर गया। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनली ये करेक्ट है। मे बी और कोई दिक्कत हो सकती है तो ये रॉन्ग हो सकता है, लेकिन डायमेंशनली तो करेक्ट है। लेकिन हाँ, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग हो गया, तो कुछ भी हो जाए ये इक्वेशन सही हो ही नहीं सकता। हर एक फिजिक्स का इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होना ही चाहिए। हाँ, अगर डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो ये गारंटी नहीं कि वो सही है, लेकिन अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कंफर्म वो गलत इक्वेशन है। तो अगर मान लो यहाँ पे t, और यहाँ पे अगर ये होता l आ जाता, ये अगर g/l लिख देते फॉर्मूला, तो ये उल्टा हो जाता फॉर्मूला, और कुछ अलग आ जाता, ये t⁻⁻1 आ जाता यहाँ पे।
तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाता है, तो हम कंफर्म कहते हैं कि ये फॉर्मूला गलत है। और आप ही सोचो ना कि अगर एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन अलग अलग आए तो आप सोचो वो फॉर्मूला क्या कह रहा है। वो फॉर्मूला कह रहा है कि एक साइड में कोई अलग ही चीज है और अगली दूसरी साइड में अलग ही चीज है। मतलब वो कह रहा है 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मतलब मैं कहूँ 5 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 5 मीटर। ये कैसे किलोग्राम और मीटर का कोई मतलब मास और लेंथ का कोई इक्वेशन हो सकता है? इक्वेट कर सकते हैं क्या दोनों को? नहीं कर सकते। इसका कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो देखो आगे बढ़ते हैं और ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ऐसे इजी ही क्वेश्चन है ये। अब ये एक गलत इक्वेशन दिया है मैं देख रहा हूँ, आप गेस कीजिए क्या गलत है इसमें। बाद में बता ही दूंगा मैं। अब वी स्क्वेयर जो है इसके डायमेंशंस निकाले गए यहाँ पे, एलएचएस के डायमेंशन, ये एलएचएस की टर्म है। आरएचएस के निकाले गए हैं डायमेंशन, यू के निकाले गए, ए के पता ही थे हमें, एस के सब रख के सिंपल मल्टीप्लिकेशन अरिथमेटिक्स है। और हमें बाद में पता चला एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन इक्वल नहीं है। ठीक है, ये पता चल गया। और हमने कहा डायमेंशनली ये फॉर्मूला इनकरेक्ट है, इसलिए ये फॉर्मूला हो ही नहीं सकता फिजिक्स में। अब इसमें गलत देखो क्या है, ध्यान से स्पॉट कर पा रहे हो तो। ये देखो ऊपर 2 है। एक्चुअली फॉर्मूला पता है क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। एस स्क्वायर नहीं है। इसलिए ये गलत फॉर्मूला है, फिजिक्स में ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो डायमेंशनल एनालिसिस की पावर क्या है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के डायमेंशन। ये बहुत हेल्प करता है आपको कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, कौन सा फॉर्मूला इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट फॉर्मूला को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। तो देखो आगे बढ़ते हैं और क्या आता है आगे तो देखना पड़ेगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? तो जस्ट चैप्टर आ गया, लगभग लगभग हो गया, फिर आपको चैप्टर आ ही गया। अब इसमें क्या करना है आपको, कोई फॉर्मूला आपको पता नहीं है फॉर्मूला क्या है तो फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी 1/t जो हमने अभी फॉर्मूला देखा, टी इज इक्वल्स टू अंडर के इंटू अंडर रूट ऑफ L/G। तो उसी के तरह अगर उसको 1/t कर दे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है। तो हमें पता है कि वो लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है उसका टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी भी। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू के टू द पावर के इंटू एल टू द पावर ए इंटू जी टू द पावर बी, ये अज्यूम कर लेंगे। और ए और बी का वैल्यू ढूंढने का ट्राई करेंगे। अब हमें पता नहीं कैसे ढूंढेंगे ए और बी का वैल्यू। अबे हमें ये पता है कि ये फॉर्मूला अगर कोई करेक्ट देखना है तो डायमेंशनली ये करेक्ट होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो फिर इन दैट केस लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन तो हमें पता ही है टी इनवर्स। राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या आता है देखो, के का तो कोई डायमेंशन नहीं है, एल का डायमेंशन एल टू द पावर ए, और एल टी टू द पावर -2 ये किसका डायमेंशन है? जी का। और टू द पावर बी क्यों किया है? क्योंकि जी टू द पावर बी है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब और इक्वेट करेंगे डायमेंशंस को, तो टी टू द पावर -2 भी है और यहाँ टी टू द पावर -1 है। तो ये इक्वेट करने के बाद -2 भी इज इक्वल्स टू -1 होना चाहिए अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो। और ये ए प्लस बी, ये एल एल टू द पावर बी होगा और ये ऐड होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे तो एल है ही नहीं तो जीरो, एल टू द पावर जीरो। ये दो लीनियर इक्वेशंस आ गए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये इक्वेशन से बी टू द पावर वन बी का वैल्यू 1/2 आ गया। और ये बी को फिर इसमें रखेंगे तो ए टू द पावर एक ए का पावर -1, ए का पावर नहीं क्या कहते हैं, ए इज इक्वल्स टू -1/2 आ गया। तो ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में ए और बी का वैल्यू रख दिया, देखो करेक्ट फॉर्मूला आ गया कि। अब टी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/k टू द पावर L/G। हमें के का वैल्यू पता नहीं चला कि 1/k इज इक्वल्स टू 2 पाई, लेकिन फिर भी हमें लगभग फॉर्मूला कैसा दिखता है ये पता चल गया। देख रहे हो पावर क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? समझ में आ गया ना कितना पावरफुल है ये, जो इतना बेसिक लग रहा था आपको कि यार ये सर क्या बता रहे हैं, बोर हो रहे हैं, योगी जी तो कुछ भी बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। उसको ध्यान से सीखो, इतना मुश्किल है नहीं, हो जाएगा। और अब वीडियो खत्म तो होने में ही आ गया है सब। तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और भी अच्छे वीडियोस आ रहे हैं। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया, आगे हम और भी चीजें सॉल्व करेंगे। और फिर देखो कैसा है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो योगी जी पाप का पाप लगेगा आपको, योगी जी का चैनल तो सब्सक्राइब करना ही चाहिए। तो चलो बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो। देखते हैं फिर आगे क्या होता है तो मैं फिर से अपलोड करता हूँ, देखता हूँ कहीं मतलब अगर टाइम मिले तो करता हूँ भाई अपलोड, ठीक है? चलो बाय।